नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बहस न्यायपालिका के उत्तरदायित्व और उसकी जवाबदेही की। बीते दिनों में अदालतों के भीतर की किताबों के बंद पन्ने जैसे जैसे खुलने शुरू हुए हैं, एक के बाद एक कहानियां सामने आई हैं। जनता के अधिकारों के संरक्षकों के खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर दुराचार तक के कई लांछन लगे। यही नहीं, ये कहानी भी सामने आई कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे जज भी कार्यपालिका के प्रभाव में आ जाते हैं। और इसके बाद ये बहस तेज हुई है कि क्या अदालतों के अंदर निगरानी, जांच या आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की कोई व्यवहारिक रूप से कारगर व्यवस्था नहीं है। इन आरोपों ने सरकार की इस पहल को भी बल दिया है कि जजों की नियुक्ति के लिए अपनाया जाने वाला मौजूदा तरीका यानी कॉलेजियम सिस्टम ही दरअसल कमजोरी की सबसे बड़ी जड़ है। अब सरकार इस व्यवस्था को बदलकर JAC यानी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की तैयारी कर रही है। सवाल है कि क्या सरकार की नई व्यवस्था ही न्यायपालिका की तमाम मर्जों की दवा साबित हो सकती है? क्या इस पहल में भी कोई संवैधानिक चुनौतियां नहीं खड़ी होंगी और क्या वाकई इससे न्याय व्यवस्था की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं रिटायर्ड जस्टिस RS सोढ़ी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण। आपके प्रयास से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कमिटी ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का गठन किया गया और जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर आपने न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दाखिल कर रखा है। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं EMS नचियप्पन साहब जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं। कांग्रेस के आप सांसद हैं और इसके अलावा आप उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं लॉ एंड जस्टिस के, जो 2004 से 2009 के बीच में रही है। इसके अलावा हमारे साथ हैं मनीष छिब्बर, लीगल एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस में, लगातार लीगल मामलों पर लिखते पढ़ते रहे हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं उपेंद्र बख्शी साहब। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी लॉ स्कॉलर हैं और 1990 से 94 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। 23 साल तक कानून पढ़ाते रहे हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं वैसे तो, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी में आप वाइस चांसलर रह चुके हैं। मैं आप दोनों से सवाल करना चाहूँगी, एक एक करके आप लोग जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि आज हम न्यायपालिका के उत्तरदायित्व जवाबदेही पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में कई इस तरह के मामले सामने आए जिसमें न्यायपालिका आरोपों के कटघरे में खड़ी हो गई, उसके ऊपर तमाम लांछन लगाए गए। हमें नहीं मालूम कि उसमें कितनी सत्यता है और ये इसलिए नहीं मालूम क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो क्या सचमुच न्यायपालिका के अंदर शिकायत दर्ज कराने के लिए, उसकी जांच कराने के लिए, उसकी निगरानी के लिए, इल्जाम साबित हो तो दोषी ठहराए जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कारगर व्यवस्था नहीं है? जी हाँ, न्यायाधीशों की जवाबदेही के लिए सिर्फ एक व्यवस्था संविधान में करी गई है जो कि इम्पीचमेंट है। लेकिन इम्पीचमेंट करने के लिए आपको पहले तो 100 MPs या 50 MPs राज्यसभा के उनसे दस्तखत कराने पड़ते हैं इम्पीचमेंट मोशन पर। उसके बाद फिर एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है 3 जजों की, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देती है, फिर मामला पार्लियामेंट में जाता है। और हमने देखा जस्टिस रामास्वामी के मामले में कि जब वो इंक्वायरी इम्पीचमेंट मोशन हो गया, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई उनके खिलाफ, बहुत गंभीर आरोप उसमें साबित माने गए, फिर भी पार्लियामेंट में जाकर पॉलिटिकल कंसिडरेशन से, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने उसका बहिष्कार किया, तो इस वजह से उनका रिमूवल नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर महाभियोग की जो व्यवहारिक व्यवस्था है वो भी दरअसल अव्यवहारिक कई बार हो जाती है। तो एक तो पहली तो ये प्रॉब्लम है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया है, कोई आसान सिस्टम जिसमें कि कोई भी नागरिक जिसके पास किसी जज के खिलाफ कोई गंभीर आरोप हैं और उसके पास कुछ सबूत हैं, तो वो उस अथॉरिटी के पास जा सके ये कह के कि भाई ये हैं, इस पर आप जांच करिए और इस पर आप बताइए कि अगर
ये सिद्ध होते हैं तो आम इनको नागरिक की हटाया बात जाए। तो छोड़िए प्रशांत जी, आपने भी एक बार न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाए। उस मामले का अब तक क्या हुआ? 5 साल से आप जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में तो केस लड़ ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो आपने भ्रष्टाचार के सवाल उठाए, हाँ वो जी, कहाँ हाँ। तक बढ़ा मामला? नहीं, मैंने तो एक मैगजीन के इंटरव्यू में ये बोला था कि न्यायपालिका में भी काफ़ी भ्रष्टाचार है और पिछले 16 जजों में चीफ जस्टिस में से करीब, मेरी राय में करीब आधे भ्रष्ट रहे हैं। उस पर मेरे खिलाफ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाया गया जो आज भी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। ये दूसरी प्रॉब्लम है जवाबदेही ना होने की, कि अगर कोई जना इसका खुलासा भी करता है कि न्यायपालिका में कुछ भ्रष्टाचार हुआ तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जा सकता है। तो लोग खुलासा करने से भी घबराते हैं। और अब तीसरी प्रॉब्लम एक और आ गई है कि सूचना के अधिकार का जो कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायपालिका से लागू करने को मना कर दिया है। कोई इन्फॉर्मेशन न्यायपालिका के बारे में आज तक नहीं दी गई, क्योंकि जितने भी केस न्यायपालिका से सूचना के गए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने आदेश दिया कि दे दी जाए, हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि दे दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक रखा है। सारे मामले सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका से कोई भी सूचना मांगने के लिए सारे रोक रखे हैं। कोई सूचना न्यायपालिका के बारे में नहीं मांगी जा सकती आज के दिन। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ट्रांसपेरेंसी, लेकिन जुडिशरी आखिर इतनी सीक्रेसी क्यों मेंटेन करना चाहती है? जुडिशरी सीक्रेसी मेंटेन नहीं करती, ये बात नहीं, ऐसी नहीं है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी की। एक तो है अपॉइंटमेंट्स और दूसरी है डीलिंग विद सब्जेक्ट्स जो जैसे कंप्लेंट्स हैं। हाँ। इन दोनों के ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन जो यूज़ की गई है जुडिशरी ने, उसने की है। लेकिन हाँ, पब्लिकली उन्होंने नेम्स डिस्प्ले नहीं किए, पब्लिकली उन्होंने ऑब्जेक्शंस नहीं ली, या ऐसी बात है। ये बात ठीक है, कोलिजियम सिस्टम ऐसा है जो थोड़ी बहुत ही ट्रांसपेरेंसी कम है, वो तो हम भी मानते हैं कि इट शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट। लेकिन जहाँ ये कंप्लेंट्स की बात है, एक चीज़ याद रखिए, जुडिशरी में दो पार्टीज़ होती हैं, दोनों झगड़ती होती हैं। एक तो डिससेटिस्फाइड होगी और वो आरोप लगाने में कोई पीछे नहीं रहता। आरोप तो लगते ही रहते हैं, 99.9% बेबुनियाद होते हैं। हाँ, कुछ अच्छे भी होते हैं। नहीं, लेकिन जो 1% भी अगर सही आरोप होते हैं तो सवाल ये नहीं है कि वो आरोप लगते हैं, सवाल ये है कि उन आरोपों का निपटारा कैसे होता है। जैसे हाल के दिनों में 2 जजों के खिलाफ दुराचार के मामले सामने आए, लेकिन क्या हुआ? उसका कोई संतोषजनक ढंग से निपटारा हुआ कि नहीं हुआ? आम जनता को, देश को ये नहीं पता चल पाया कि दरअसल उसका निपटारा कैसे हुआ और क्या हुआ उसका। नहीं, देखिए, वो तो रिटायर्ड जजेस थे ना, जिनके पास हुआ था, उनको कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, कॉन्स्टिट्यूशनली कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दे शुड हैव बीन डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद कॉमन लॉ। नहीं हुए तो ये जजेस का इस पे कोई हाथ नहीं है, ना ही जुडिशरी का कोई हाथ है। प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया किसी जज के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर हो सकती जब तक कि चीफ जस्टिस का सैंक्शन ना हो। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि चीफ जस्टिस का सैंक्शन मिलता ही नहीं। हम ही ने जस्टिस सबरवाल को कई जजों के खिलाफ सैंक्शन मांगने की चिट्ठी लिखी मैंने, और क्योंकि वो जज उनके दोस्त थे तो उनके खिलाफ कोई सैंक्शन नहीं दी गई। तो ये प्रॉब्लम बड़ी भारी आ रही है कि कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, कोई संस्था नहीं है ये देखने के लिए कि भाई इनके खिलाफ जो आरोप हैं ये साबित हैं कि नहीं हैं, उसकी इंक्वायरी करने के लिए कोई ठोस संस्था नहीं बनाई गई है। और अगर आप पब्लिक में खुलासा करें तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला चलाया जा सकता है और कई बार चलाया जाता है। और कोई आप सूचना मांगना चाहें कि भाई इस जज के खिलाफ जो कंप्लेंट थी उसका क्या हुआ, सूचना के अधिकार के कानून के तहत इन्होंने बोला है कि हमने एक इन हाउस प्रोसीजर बनाया है। हमने उनसे बोला कि भाई इन हाउस इंक्वायरी करवाइए उन 2 जजों के खिलाफ जिनके खिलाफ कंप्लेंट दी थी, कोई जवाब नहीं आया। हमने पूछा कि भाई हमारी कंप्लेंट का क्या हुआ, कोई जवाब नहीं आया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बड़ी सीरियस हैं, क्योंकि न्यायपालिका ने खुद ही
अपनी जवाबदेही बिल्कुल ख़त्म करवा दी है। उपेंद्र बख्शी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। दो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो दोनों का ये मानना है कि खुद न्यायपालिका ने अपने आप को एक बंद कमरे में समेट कर रख लिया है या एक बंद किताब बना लिया है। तो अगर न्यायपालिका खुद एक बंद किताब बन गई है तो उस किताब को खोलने, उसके पन्ने पलटने या उसकी जवाबदेही तय करने के लिए क्या आपको कोई रास्ता दिख रहा है? सरकार अपनी तरफ से जो कोशिश कर रही है, क्या वो एक सही दिशा में बढ़ती हुई पहल है? अमृता जी, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होना चाहिए, और जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, मेरे को ये शब्द प्रयोग पसंद नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी जो है वो बुक कीपर की भाषा है जी। तो जजेस को कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, वो बड़ा अहम सवाल है। आपने सही उठाया है और जनता भी उठा के आई है। ये भी बात नहीं है कि आजकल के न्यायाधीश अब ज्यादा दुराचार में फंसे हुए हैं और पहले नहीं थे। ये बात है कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस जैसे प्रसाद ने किया बिल्कुल पॉलिटिकल बन गया है। तो जैसे पार्लियामेंट में बिल आया नहीं है, मगर प्रपोजल थी सरकार के पास, यूपीए के पास, कि जजेस को अकाउंटेबल बनाने के लिए खास करके नॉन इम्पीचमेंट ऑफेंसेस through judicial standards bill should be legislated। उनको लेजिस्लेट करना चाहिए जी। तो आप तो ये नहीं हुआ है जी, और ये जुडिशरी का सरकार से हो सकता है। हाँ हाँ, क्या ये फाइनल सॉल्यूशन हो सकता है? इसी की बात है। अगर एक मिनट, हाँ बिल्कुल, अगर जजेस को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। जी, मुश्किल यही है। जजेस को सिविल सर्वेंट्स की माफक नहीं ट्रीट किया जाए। हाँ हाँ, ये अपॉइंटमेंट कमीशन बड़ा दुर्भाग्यशाली लफ्ज है। हाँ क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ उसकी तुलना होती है। हाँ हाँ हाँ, जजेस रेंडर ए डिफरेंट सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस। तो शब्द प्रयोग अलग करके जजेस को साथ में लेकर के चलना चाहिए। जी, आपने और कई जजेस ने, चीफ जस्टिस ने अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी लागू किया है। जी, आपने कई इंपॉर्टेंट बातें कही। पहली बात तो ये कही नचियप्पन साहब की कमीशन नाम का जो वर्ड है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, अगर उसको कुछ और संवैधानिक नाम दे दिया जाए तो शायद जजेस को उतनी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही अगर आप कुछ पारदर्शिता या कोई और व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं तो करिए। Actually, we have to take that in a democratic country, we are following three pillars of the Constitution. One is reflecting the people's mind, that is the parliament. From the parliament, people का mandate करने के लिए वो ministry बनाता है. दूसरा है judiciary. पूरा तीनों का people's का that period, how the people are reflecting, that should be reflected in the three pillars of the Constitution. That is why the Constitution has provided very carefully that the executive, who is the representative drawn from the people, they have to decide with the consultation of the sitting judiciary to find the new judges. Who are the judges? The judges are only practicing lawyers. Among the practicing lawyers and the experienced subordinate judiciary, High Court judges are appointed and the jurist can also be appointed in the Supreme Court. This is the system we are following it. Only in 1960s, there was complaint started to come for judiciary that some judges were having misbehavior and other things. Then we brought the Judges Enquiry Bill. That gives the same reflection of the 100 Lok Sabha MPs or 50 Rajya Sabha MPs can initiate a proceeding on the
removal of the judges, not the impeachment, removal of the judges of the High Court or Supreme Court. Then also the judiciary is having the role. They will inquire first a preliminary report and they will send it to the parliament, and the parliament will discuss in presence of the judge who is to be removed. He was given opportunity to explain the situation also. Then they will decide accordingly. Therefore, everywhere there is a checks and balances. We have to see that judges' behavior is judged by certain parameters. Now we are thinking from 1993 judgment onwards, the appointments are made by judges themselves. नहीं, हमने फर्स्ट जजेस केसेस भी देखे, सेकंड जजेस Yes, केसेस भी देखे, और अब लगातार ये आशंका बनी हुई है कि अगर सरकार ये जो व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है, इसमें कहीं आशंका ये है कि कहीं तीसरी बार या चौथी बार इस तरह का कोई एक संवैधानिक संकट ना पैदा हो और इसको भी जुडिशरी अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश ना करे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे आपके पास मनीष, और इस पर भी चर्चा करेंगे कि आम आदमी के जो राइट्स का बोझ है वो जुडिशरी के ऊपर भी है, तो कैसे ये सुनिश्चित करेगी जुडिशरी की ईमानदार इंसाफ आम आदमी को मिलता रहे अगर उसके ऊपर इतने तरह के आरोप लगते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मनीष, हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर जुडिशरी को उत्तरदायित्व जिम्मेदार कैसे बनाया जाए ताकि वो आम आदमी के इंसाफ की, आम आदमी के अधिकारों की रक्षा कर सके और उसमें पूरी ईमानदारी भी हो। अभी तक की चर्चा में ये सामने आया कि खुद ही वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सवाल ये है कि जुडिशरी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए उपेंद्र बख्शी जी के शब्दों में क्या किए जाने की ज़रूरत है? सरकार जो अपनी तरफ से प्रयास करने की कोशिश कर रही है, हाल के दिनों में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाए जाने की बात बहुत तेज़ हो चली है, क्या उससे इन सब विवादों का निपटारा हो सकेगा? देखिए, एक बात तो मैं सबसे पहले ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आज भी जो संविधान के जितने विंग्स हैं, इन्होंने 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। अगर आप आम आदमी से पूछें तो अभी भी सबसे ज़्यादा विश्वास जुडिशरी पे है। पॉलिटिशियंस है, एग्जीक्यूटिव है, या आप पुलिस ले लीजिए, कोई महकमा लीजिए, गवर्नमेंट का विंग ले लीजिए, जुडिशरी में अगर आप कोई जज किसी को फांसी देता है तो लोग ये नहीं कहते कि इसने पैसा खा के फांसी दी। ठीक है, वहाँ भी गलत तरह के लोग आए हैं, लेकिन वो हमारी सोसाइटी से ही आए हैं। अब सबसे बड़ी ज़रूरत है कि पारदर्शिता होनी चाहिए कि जजेस फैसला एक कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, अगर जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है तो क्या प्रोसीजर ला रहे हैं। लेकिन इसमें सब करते हो और ये बहुत ज़रूरी है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि इस सारी आप ये जो डिबेट में ऐसा ना हो कि देखिए जो पॉलिटिशियन है, नचियप्पन साहब यहाँ बैठे हैं, ड्यू अपॉलजीज टू हिम, जो पॉलिटिशियन है वो कोशिश करते हैं हर सिस्टम को अपनी तरफ खींच रहे चलाने की। तो इसमें ये ना हो कि ये करते करते हम एक कमिटेड जुडिशरी पे आ जाएं कि वही लोग जज बने जिनको पॉलिटिशियन चाहते हैं जज बने। देखिए, आम अभी ठीक है, सब लोगों के लिए एक अच्छा वकील करना, प्रशांत भूषण जी, अगर मैंने को इनको वकील करना है तो लाखों देने पड़ेंगे। कई केसेस ये फ्री भी कई केसेस मैं वही कह रहा था। लेकिन किसी अच्छे वकील को आपने करना है तो धीरे धीरे अब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम महंगी हो रही है, लेकिन अगर आप कमिटेड जुडिशरी ले आएंगे तो जस्टिस डिलीवरी नहीं रहेगा। मेरा सबसे बड़ा इस पूरी ये जो अभी इस एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा मेरे को जो लग रहा है, जो जजेस को और जो आम आदमी को भी एक सोचना पड़ेगा इस बारे में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे लोग जज बनना शुरू हो जाएं जो देखिए इस सिस्टम में भी बहुत ऐसे लोग बन रहे हैं जो जज नहीं बनने चाहिए, लेकिन कहीं वो जो फेलियर रेट है वो 100% ना हो जाए। मतलब आपको आशंका इस बात की है कि अगर नई व्यवस्था आई तो फेलियर रेट और ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्या कोई जवाब है आपके पास? आप सरकार चलाने वाले राजनीतिज्ञों के प्रतिनिधि हैं, कोई जवाब है कि अगर मान लीजिए ये जो नई व्यवस्था आ रही है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की, उसके आने के बाद से फेलियर रेट जुडिशरी का कहीं ज़्यादा बढ़ गया तो
क्योंकि अभी तक जो है वो तो फिर भी लोगों की आस्था बनी हुई है उसमें। Actually, till 1993, the judges were appointed in a certain ways. That is, from the consultation process from the state level for High Court judges, and then it will go to the judiciary at the High Court level, and then go to the governor. It will come to the Supreme Court, and then to the Justice Department, and it will be recommended to the Supreme Court. Supreme Court judges' appointment were made on the basis of the recommendation of the judges through the system of finding out their background and other things, and they will be supported. The question arose only in 1993 first judges case. 1982 second judges case. 1982 is not telling like that. But 83 small tilt is there. 93. Whether there is a collegium is to be commanding more than the Chief Justice, or Chief Justice is having pure power to find out the final say on that issue. Then 98, they said, no, you don't have any power. The entire collegium is having the power. It has to reflect the CJ's report also. That is not acceptable. Justice Verma, who has returned the second judge's case also, deposed before the committee that it is not our thinking. Justice Ranganath Mishra also told that it is not our thinking, but unnecessarily it was interpreted like that. That is the way. Now we are rectifying it. लेकिन आप ये बताइए ना, अगर अभी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो अभी जिस मौजूदा अपॉइंटमेंट कमीशन की बात हो रही है, अगर उस पर भी जुडिशरी का इसी तरह का कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ और वो भी संवैधानिक संकट में, कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिकल्टीज में फंसा, तो क्या उपाय होगा? क्या आप लोग उपेंद्र बख्शी जी का वो सजेशन मानेंगे कि जुडिशियरी को कॉन्फिडेंस में लेकर और उस कमीशन नाम के शब्द की जगह कोई और शब्द का इस्तेमाल करके आप लोग इस व्यवस्था को ले आए? No, even in British system they are following the same judicial commission is there. Even the Lord Chancellor is presiding over, but he is appointing like that with the collegium of certain people, jurists and other people. In German system, the Senate is selecting and electing the judges, and the federal setup is electing the judges. Half of the judges are elected by the political houses, and half is appointed by the judges. That is different thing. But here, Judicial Commission, which we are contemplating, which already has gone through the Rajya Sabha also, it has passed the bill. Now before the Lok Sabha, before that the government has changed. But Arun Jaitley, as a opposition leader, he accepted this version. We have now come forward. 3 judges will be there, who are the Supreme Court judges ex officio, and 2 senior most judges will be there, and 2 appointees from any jurist or anybody who are appointed with the consent of the Chief Justice by the Prime Minister. They will be appointed. Prime Minister and opposition leader of the Lok Sabha, and there will be a law minister will also be there as one of the members, and there is a request that Bar Association should also be represented. That was not accepted till now. Therefore, totally 6 members equal. That is 3 from sitting judges. लेकिन चेपन साहब, यही तो बहस चल रही है कि ये जो 2 एमिनेंट लोगों को ढूंढा जाएगा, उनका तो हो सकता है लॉ बैकग्राउंड ना हो, उनको हो सकता है लॉ की उतनी समझ ना हो सकता है वो उनके जरिए सरकार अपनी मनमानी थोपने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ तो केवल 3 जजेस हुए और 3 बाहर के लोग हो गए, 1 लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन। तो ये और किसकी कितनी चलेगी उस कमीशन के अंदर, ये सब भी बहसें तो हैं। उसका निपटारा, उसकी निटिग्रिटीज को ठीक करने की कोशिश की गई है क्या? Only 2 things we have to find out, whether he is a fit judge or not. First of all, whether he is having a good knowledge of the law, whether he can interpret the law properly. Number 1 is whether he is having a proper background without anything, commission of any crime or any such thing. These are the 2 things we need for a judge. Nothing more than that. We cannot say that he is influenced by so and so. No, because we are giving more power to the judiciary, even to remove the person who was elected as member of parliament by 20 lakh people. We are giving the power to IAS officer who is experienced 20 years in the service. He can be removed by the judges. So much power is given to the judiciary. Why not the executive who is reflecting the people's mind should not be a party to it? अगर अमृता मैं इसका जवाब दूं तो इसका
तो मेरे हिसाब से जैसा मैं नचिपन साहब को समझ रहा हूँ, तो ज़रूरत ये नहीं है कि अच्छे लोग आए, ज़रूरत ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम लाइए कि जो बुरे लोग हैं वो आसानी से बाहर निकाले जाए। तो आप जो रिमूवल सिस्टम है, इम्पीचमेंट प्रोसेस है, उसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब देखिए, अब सारा शोर है कि कोलिजियम सिस्टम ने काम नहीं किया। मेरे को भी लगता है कोलिजियम सिस्टम बाय एंड लार्ज मतलब उसमें बहुत सारी कमी पेशी है, लेकिन उसी हिसाब से अगर हम अपनी पार्लियामेंट को देखें तो वो भी तो काम नहीं कर रही है। तो इलेक्शन सिस्टम चेंज करते हैं, तो कितने सिस्टम चेंज करेंगे हम लोग। मेरा सिर्फ ये कहना है जो अब धीरे धीरे पता चलेगा। मीटिंग करती है लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट, अरुण जेटली वहाँ बैठते हैं, रविशंकर प्रसाद बैठते हैं, जूरिस्ट्स बुलाते हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिसेस आते हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे शांति भूषण जी वहाँ बैठे थे। गवर्नमेंट ने कहा हम सब स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। उसके बाद मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ और हम एक नया ड्राफ्ट लाएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, तब हम आपसे दोबारा से राय लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सब से बात की, विज्ञान भवन में उनको चाय पिलाई, बाहर किया और जाके एक अपना बिल ड्राफ्ट किया, उसको कैबिनेट से मंजूरी ले ली। अब उसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या है, जो नया बिल गवर्नमेंट लाना चाहती है उसमें वीटो पावर दे रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत, प्रशांत जी मतलब मेरे को ठीक करेंगे अगर मैं गलत हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो जज अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसमें तो एग्जेक्टिव कहीं नहीं है, ठीक है। अब दूसरी जगह सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेज कि प्रेसिडेंट विल बी गाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो एग्जेक्टिव को अब आप घुसा रहे हैं। अब आप यहाँ बैठा कोई भी आदमी है या हमारी यहाँ लड़कियाँ बैठी है, ये कल को अगर पॉलिटिकली कनेक्टेड है और 2 जजेस को जानती है, ये उस कमेटी का मेंबर बन जाएंगे। फिर ये किसकी बात ज्यादा सुनेंगे, पॉलिटिशियन की या जजेस की? ऑब्वियसली पॉलिटिशियन, क्योंकि उसमें पॉलिटिशियन उनको कल को 4 पैसे का और काम देगा, जज तो बेचारा क्या देगा। तो आप ऑलरेडी से इस कमेटी की जो आप जो सिस्टम है, जो कंपोजिशन है, उसको अभिषेक कर रहे हैं। तो आप जजेस को प्राइमेसी दीजिए। अगर आप सोच भी रहे हैं तो लेट देयर बी अ प्राइमेसी ऑफ द जुडिशरी इन दैट। जी, जजों की नियुक्ति में 2 अहम चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं। एक तो ये कि न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, बिल्कुल, बिकॉज उसका न्यायपालिका का एक सबसे अहम काम ये है कि विधायिका को और कार्यपालिका को दोनों को अपने दायरे में रखे और अगर वो कुछ भी गलत काम करें तो उसको रोकें। ये काम तभी हो सकता है अगर न्यायपालिका इनसे बिल्कुल स्वतंत्र हो। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के कि भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस संविधान का मूल आधार है, इस आधार पर अपॉइंटमेंट की पावर सरकार से अपने हाथ में ले ली सेकंड जजेस केस में। उससे उसके बाद कोलिजियम सिस्टम जो चला, उससे कम से कम एक फायदा जरूर हुआ कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सरकार, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से बढ़ी, न्यायपालिका ज्यादा स्वतंत्र हुई। लेकिन उसमें एक खामी फिर भी रह गई कि बिल्कुल बंद दरवाजे में ये सब अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे थे, उसमें भाई भतीजावाद जजों के बीच में चलने लगा। लोग तो, पॉलिटिशियन तो ये आरोप लगाने लगे कि जजों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना ली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हुआ। ये सब हुआ और उसका कारण ये है कि इस नियुक्ति के सिस्टम में कोई पारदर्शिता नहीं। और दूसरा कारण ये है कि अगर जो खुद न्यायाधीश हैं उनके पास तो समय ही नहीं है इस पर डिवोट करने का। अगर हर साल 100 जजेस की नियुक्ति होनी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो जो जना सिलेक्शन करेगा उसको कम से कम 1000 लोगों को कंसिडर करके सिलेक्शन करना है जी। और 1000 लोगों का पूरा बैकग्राउंड देखना है। और सिर्फ ये नहीं देखना कि उनको कानून आता है और ईमानदार हैं कि नहीं, ये भी देखना है कि हिंदुस्तान की स्थिति समझते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी समझते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान के संविधान के मूल आधारों के प्रति उनकी निष्ठा है कि नहीं।
कानून समझते हैं, तो फिर तो संविधान प्रशांत जी, समझते हैं। फिर तो जो अब व्यवस्था बनाई जा रही है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बेहतर है आपके नहीं, हिसाब से? नहीं, क्योंकि नहीं। इसमें तो बाहर के भी लोग लिए जा रहे नहीं। हैं, पॉलिटिशियंस भी लिए जा रहे हैं, जजेस को भी रखा जा रहा है, तो एक बेहतर व्यवस्था निकल नहीं, के आ नहीं, सकती ये है। तो- और ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक परमानेंट व्यवस्था होगी। नहीं, देखिए, ये तो फिर से एक एक्स ऑफिशियो बॉडी बनाई जा रही है। 3 सिटिंग जजेस, 1 लॉ मिनिस्टर और 2 कोई एमिनेंट लोग, वो हो सकता है फुल टाइम हो। हाँ, अब इसमें से 4 लोग तो एक्स ऑफिशियो हैं, मतलब कि वो बहुत व्यस्त हैं अपने अपने काम में, उनके पास कोई समय नहीं है इसको डिवोट करने का। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि इसके लिए एक फुल टाइम बॉडी की, परमानेंट फुल टाइम बॉडी की जरूरत है। हम लोगों ने ये प्रपोज किया था, कमिटी ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ने एक बिल बनाकर भेजा था 97 में, जिसमें हमने बोला था कि एक फुल टाइम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन और एक फुल टाइम जुडिशियल कंप्लेंट्स कमीशन, 2 अलग अलग संस्था बनानी चाहिए। एक कंप्लेंट्स देखेगी, एक अपॉइंटमेंट्स देखेगी। अपॉइंटमेंट्स कमीशन में और दोनों में आप 5 लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं जो फुल टाइम परमानेंट मेंबर्स होंगे 5-5 साल के लिए। एक का सिलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस मिलकर कर सकते हैं, दूसरे का सिलेक्शन हाई कोर्ट के सारे चीफ जस्टिसेस मिलकर कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं लेंगे या चीफ जस्टिसेस से आदेश नहीं लेंगे, वो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे। तीसरा मेंबर कैबिनेट सेलेक्ट कर सकती है, वो भी कैबिनेट से आदेश नहीं लेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा सिलेक्शन के बाद। चौथा मेंबर दोनों लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन, दोनों हाउसेस के, प्लस स्पीकर लोकसभा का, प्लस चेयरमैन राज्यसभा का, ये लोग मिलकर सेलेक्ट कर सकते हैं। 5वां मेंबर सीवीसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी और चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सब मिलकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 मेंबर की फुल टाइम बॉडी हो, जिसमें कि पूरा सेक्रेटेरिएट हो, रिसर्च स्टाफ हो, जो कि नॉमिनेशन लेकिन वगैरह अभी तक मंगाए। तो अभी तक की व्यवस्था में, अभी तक के जो पहल किए जाने की कोशिश की जा रही है, उसमें वो सारी चीजें तो आई नहीं नहीं है। आई। सवाल ये है कि आप तो सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं, कंप्लेंट कमीशन भी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो व्यवस्था है उसमें मुश्किल ही लग रहा है कि अपॉइंटमेंट कमीशन भी आसानी से बन पाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सोडी साहब आपसे भी और बख्शी साहब आपसे भी कि दरअसल मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि कमीशन कैसे बनाया जाएगा, मुख्य मुद्दा ये है कि ईमानदारी से इंसाफ कैसे मिल सकेगा, बिना किसी प्रभाव में आए स्वतंत्र रूप से कैसे न्यायपालिका आम आदमी के अधिकारों की रक्षा कर सकेंगी, और इस रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि पारदर्शिता भी रहे और जवाबदेही भी बनी रहे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले न्यायपालिका के अंदर की कमजोरियों को हम टुकड़ों टुकड़ों में देख रहे थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक समग्र रूप में बातचीत हो। जस्टिस सोडी, समग्र रूप में बातचीत करने के लिए सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए कि दरअसल एक आम आदमी जजेस को किस रूप में देखना चाहता है और जजेस की क्वालिफिकेशन, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस एक शख्स को जज बनाया जाना चाहिए, इसको लेके अगर स्थिति स्पष्ट हो जाए तो शायद बहुत सारी चीज़ों का निपटारा हो जाएगा। देखिए जी, एज फार एज आई एम कंसर्न, आई फील कि जज शुड बी अ जेंटलमैन एंड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ। जो लॉ में माहिर हैं वो लॉयर्स हैं, एंड ही हैज़ टू, और ही हैज़ टू बी जेंटलमैन। जेंटलमैन की क्वालिटी जो है वो तकरीबन सारी चीज़ उसमें आ जाती है। दूसरा मैं सोचता हूँ, मेरे हिसाब से ये कोलेजियम सिस्टम बिल्कुल सही है, इस पर कोई गलती नहीं है, एक्सेप्ट इट इज़, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको ट्रांसपेरेंट बनाइए, लेकिन कीप इट विद द जुडिशरी। उसको बेहतर पता है क्या उसका स्टफ क्या है, किस में से वो ले रहे हैं कि आप ये बताइए, आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट बने, तो बने। ट्रांसपेरेंट बनाने का जिम्मा हाँ। किसका है और कैसे बनाया जाएगा? ये भी मैं समझाता हूँ। ये ऐसे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हर एक हाई कोर्ट में एक कमेटी या कमीशन, जो जिसको भी कह रही है, वो होनी चाहिए हर एक हाई कोर्ट में, जो पीरियोडिकली स्टफ को देखती रहे और फिल्टर करती रहे।
वो जो लिस्ट बनाएंगे वो लिस्ट भेजी जाएगी हाई कोर्ट की कोलिजियम को। कोलिजियम जो है, कोलिजियम उसमें से सब को रिजेक्ट कर सकता है लेकिन ऐड नहीं कर सकता, ऐड होकर नीचे से आएगी। और ये जो कोलिजियम है हाई कोर्ट का, ये फिर भेजे ये लिस्ट सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी को। एक ऐसी कमेटी सुप्रीम कोर्ट में भी होनी चाहिए जो फिर फिल्टर करे और उसके बाद ये भेजती है कोलिजियम को ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो ऐड तो नहीं कर सकता, सब्ट्रैक्ट कर सकता ज़रूर। और ये जो है जब कोलिजियम फिर नाम गवर्नमेंट को भेजे, उस पर गवर्नमेंट का किसी किस्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी कायम है। कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर है तो उस कमेटी में है, उसके ऊपर नहीं है। सो दिस इज अ ट्राइबल सिस्टम, बट कोलिजियम सिस्टम मैं बख्शी साहब के पास जाना चाहती हूँ। बख्शी साहब, अभी तक की जो चर्चा में बात सामने आ रही है, सोडी साहब कह रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम बेहतर है, लेकिन आपने अपने आर्टिकल में लिखा ना पुराना सिस्टम बेहतर था ना ये सिस्टम बेहतर है। आने वाले दिनों में कौन सा सिस्टम लाया जाए? जो सोडी साहब सुझाव दे रहे हैं उस तरह के सिस्टम से जुडिशरी को बेहतर किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, जिम्मेदार बनाया जा सकता है, या फिर कोई और तरीका हो जो सरकार ले आने जा रही है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, अगर उसे ले आया जाए और अगर लाने के बाद फिर से कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुश्किल पैदा हो तो फिर क्या करेंगे? कोई फिर से नया जजेस केस पैदा हो जाए तो क्या किया जा सकता है? बात पावर का है, सत्ता का बात है, तो अपॉइंटमेंट की पावर किसके पास हो वो अहम सवाल होता है। सबसे अच्छा तो ये होता कि जुडिशल स्टैंडर्ड्स पॉलिसी जो है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस शामिल किया गया है, वो पहले आना चाहिए। वो एक्सेप्ट होने के बाद जुडिशल स्टैंडर्ड्स की चर्चा खत्म होगी और जुडिशल स्टैंडर्ड्स विल बी इन प्लेस, एक जगह पे, एक निश्चित जगह पे हो गए। आज दूसरी बात प्रशांत भूषण ने जो कही पारदर्शिता की, वो जब प्रकट होती है जब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को खत्म कर दें। तीन चीजें अनफेयर प्रैक्टिस अब मानी जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। एक तो intimidating the judges in their judicial function. दूसरा, not following the orders of the court. और तीसरा है जो जजेस को मोटिव इंप्यूट करता है जजमेंट के लिए। ये तीन चीज कंटेम्प्ट होनी चाहिए। बाकी सब कंटेम्प्ट लेजिस्लेटिवली खत्म करना चाहिए, क्योंकि they constitute an unreasonable restriction of freedom of speech and expression and dissent. ये फंडामेंटल राइट है। बख्शी साहब, मुश्किल ये खत्म कौन करेगा? खत्म करने की जिम्मेदारी भी तो कोर्ट्स पर ही है, अदालतों पर ही है। क्या वो इसे खत्म करेंगी? माफ करना, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तीन चीजों के लिए लागू होगा मेरा प्रोपोजल में, बाकी चीजों के लिए नहीं होगा। Fair criticism of judges must be allowed by the media, by the lawyers, प्रशांत भूषण जैसे कह रहे हैं, by anybody. Unfair should never be allowed. अनफेयर तीन चीजों का है, जैसे मैंने कहा जी, वो पार्लियामेंट के हाथ में है कानून बनाना। पार्लियामेंट में यही हाथ में है कि जुडिशियल स्टैंडर्ड बिल इनकॉर्पोरेटिंग जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट, उसका बिल बनाए और उसको लाए, तो पारदर्शिता अपने आप दो कदम से आगे आएगी जी। अपॉइंटमेंट्स का इससे बहुत गहरा संबंध नहीं है। अपॉइंटमेंट सत्ता का विषय है। हाँ, नहीं, लेकिन पारदर्शिता से जो जुडिशरी के अंदर कमजोरियां और वीकनेसेस हैं उसका समाधान निकाला जा सकता है। आप ये जो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया जाए और ये पार्लियामेंट कर सकती है। सवाल ये है कि इससे क्या जो उसकी वीकनेसेस हैं जिससे कई बार न्याय प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उसको कम किया जा सकता है? कचहरी में लगा हुआ आरोप को साबित करने का उत्तरदायित्व जो आरोप लगाते हैं उसका है, आरोपी का नहीं होता है। अच्छा, देखिए जी, मेरा ये मानना है,
कचहरी उसका निर्णय करेगी। अब कचहरी को ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे ये प्रोसेस में बाधाएं आए। जी, पारदर्शिता का मतलब ये है आपने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाना चाहिए। जी, आपने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाना चाहिए और आपने ये भी कहा कि अकाउंटेबिलिटी के बदले बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि सत्य का साक्ष्य, अगर कोई आरोप लगा रहा है या किसी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको लगता है कि उसको ट्रांसपेरेंसी के लिए सामने ले आना जरूरी है, तो सत्य का साक्ष्य भी उसी आदमी को प्रस्तुत करना होगा। और अगर वो उसमें नाकाम रहा तो फिर क्या होगा? तो फिर से वही मैं ये समझता हूँ, जो आप 10 जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन ले आइए, उन पे डिबेट होता रहेगा और जिस हिसाब से तो गवर्नमेंट ला रही है वो तो मेरे ख्याल से लीगली टेनेबल ही नहीं है, वो तो सब मानेंगे। ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि अगर आपने जुडिशरी में पारदर्शिता लानी है, आप क्यों एक जुडिशरी अपने लेवल पे, गवर्नमेंट को इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जुडिशरी अपने लेवल पे एक सिस्टम ले आए कि जहां हर साल 6 महीने में जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट पब्लिक को एक डाटा रिलीज करे, इतने जजेस के खिलाफ हमारे पास ये कंप्लेंट्स आई, इस कंप्लेंट का हर हाई कोर्ट में एक जुडिशियल विंग होता है, एक इन्वेस्टिगेशन विंग होता है, हमने इस कंप्लेंट का ये निपटारा किया। अब प्रॉब्लम ये है कि कंप्लेंट मैं जाके किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट करता हूँ, आरटीआई में किसी और को वो कंप्लेंट नहीं मिलेगी, हमारे को ये नहीं पता कि उस कंप्लेंट का चीफ जस्टिस ने क्या किया, उन्होंने उस पर कुछ लिखा या उठाया और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अब जब आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम तब होती है कि जब सब कुछ बंद कमरे में हो रहा है। आप पारदर्शिता ले आइए, लेकिन वो मेरे हिसाब से पारदर्शिता लाने का काम एग्जीक्यूटिव का नहीं है, पार्लियामेंट का नहीं है, वो जजेस को खुद करना पड़ेगा। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, आप कह रहे हैं कि जजेस को आप इम्यून करना चाहते हैं कि आउटसाइड प्रेशर से। आप ये काम तो गवर्नमेंट भी कर सकती है, या आपको कुछ करने की जरूरत है। एनडीए गवर्नमेंट शुरू से, अरुण जेटली साहब 10 बार ये लोगों को कह चुके हैं कि भाई जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं मिलने चाहिए। आप मत दीजिए, आपके पास मौका है, आपकी सरकार है। जजेस कब करप्ट होते हैं या उन पे कब एलिगेशन आता है कि करप्ट हो गए? रिटायरमेंट से 2 साल पहले जज साहब सोचना शुरू कर देते हैं, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, लाल बत्ती जा रही है, कोठी जा रही है, मैं क्या करूंगा? आप उनको मत दीजिए कोठी, लेट हिम गो इनटू। आप जजेस की जो आर्बिट्रेशन है पोस्ट रिटायरमेंट, आप उसको रेगुलेट कीजिए, खत्म मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन अब एक क्वासाई क्या है, ये जुडिशरी से बड़ा एक, आप देखिए इसमें बहुत बड़ा स्कैम बाहर आएगा किसी टाइम। क्यों? क्योंकि जो जज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है वो बाकी वकीलों को खुश कर रहा है और वकील रिटायरमेंट के बाद जज सबको खुश कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन में उनको लाखों की फीस दिलवा के करोड़ों की बिलिंग होती है गवर्नमेंट की। आप रेगुलेट कीजिए कि जजेस, रिटायर्ड जजेस आर्बिट्रेशन किस लेवल तक करेंगे और कितनी फीस मैक्सिमम ले सकते हैं। सबसे तीसरी बात, आप इस सारे को भूल जाइए, आप उनको आर्बिट्रेशन बैन कर दीजिए। आप अच्छे वकील हैं जिनको आप जज बनना है लायक समझते हो, उनको आर्बिट्रेटर्स फुल टाइम लगा दीजिए। आप जजेस की सैलरी जो लास्ट ऑन सैलरी है उसको आप उनकी पेंशन बना दीजिए और उनको बोलिए भाई साहब अब आप घर बैठिए, अखबारों में लिख लीजिए। जी, कुल मिला के आप करप्शन रुक जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक कमीशन बनाने से कोई मामले का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, आपको हर छोटी छोटी जो कमियां हैं उन सबको दूर करने की ज़रूरत है, चाहे वो सैलरी से जुड़ा हुआ मसला हो, चाहे वो पोस्ट बेनिफिट रिटायरमेंट की बात हो, चाहे वो 3 करोड़ 3.5 करोड़ केसेस के निपटारे की बात हो, चाहे और जो दूसरे जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और आरटीआई की बात हो। इन सब चीज़ों को अगर समग्र रूप से यानी पूरे रूप से आप देखेंगे, जी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल इज पेंडिंग। जी, वो भी पेंडिंग है, लेकिन आज हम दोनों को मिला के बात करें, अकाउंटेबिलिटी प्लस अपॉइंटमेंट, दोनों को अगर हम मिला के बात करें तभी शायद समग्र रूप से बातचीत हो सकती है। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जुडिशरी जो होती है वो दरअसल समाज का सेफ्टी वॉल्व होती है, जहाँ पर लोगों का जो डिसेंट है, जो असंतोष है, उसको एक तरह से कहें कि शांत होने का मौका मिलता है। अगर वो शांत होने का मौका नहीं मिला तो फिर एक ज्यादा बड़ा डिसकंटेंट पैदा हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। और यहाँ पर हम जो लोग मौजूद हैं वो जुडिशरी के बारे में क्या सोचते हैं और उनके अपने अनुभव कैसे हैं, ये भी हम शेयर करेंगे अपने मेहमानों के साथ। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे।
ब्रेक पर जाने से पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि न्याय की पवित्रता तभी साबित की जा सकती है जब उसे सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं, अकाउंटेबल भी बनाया जाए, और इन दोनों ही मसलों पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक शायद न्याय की जो पवित्रता है वो सवालों के दायरे में रहेगी। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं इस मसले को लेकर। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि प्रेजेंट अभी कॉलेजियम सिस्टम में कुछ खामियां हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो क्या एग्जीक्यूटिव पार्ट को इसमें इन्वॉल्व करने से वो खामियां खत्म हो जाएगी या ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, या फिर कुछ एक अलग ऐसा विंग? जैसे मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूँ, क्यों ना ऐसा जैसा हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 312 में एक है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस की बात की गई है, तो हम जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए, तो हम भी इसी तर्ज पे ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस का एक मतलब ये बनाया जाए जिसमें ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस के तहत जजेस की नियुक्ति हो, और उन्हीं जजेस में से हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उनमें से नियुक्ति किया जाए। इससे क्या होगा कि जुडिशरी का भी हस्तक्षेप कम हो जाएगा और एग्जीक्यूटिव पार्ट का भी हस्तक्षेप कम हो जाएगा। जी प्रशांत जी। नहीं, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस तो बनाई जानी चाहिए, लेकिन वो एकदम सतह से शुरू होती है, मतलब कि लोअर लेवल से उनका इंडक्शन होता है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस में। आप ये कह रहे हैं कि हायर जुडिशरी में भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हीं से प्रमोट होकर जाने चाहिए। ये एक पॉसिबल प्रपोजल है, लेकिन ये जो लैटरल एंट्री जिसको कहते हैं, आज भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो कम से कम जो प्रमोशन से होकर आते हैं काफ़ी सारे जजेस आते हैं, लेकिन बहुत सारे डायरेक्टली भी जो वकील लोग हैं उनको डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपॉइंट कर दिया जाता है और कुछ को सुप्रीम कोर्ट में भी अपॉइंट कर दिया जाता है। तो मेरी राय में उससे कोई हर्जा नहीं है। उससे अगर अच्छे अच्छे वकीलों को आप ढूंढ कर डायरेक्टली अपॉइंट कर सकें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे कोई हर्जा नहीं है। लेकिन उसके लिए उनको सेलेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि एक बिल्कुल फुल टाइम ऐसी बॉडी जो सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र हो, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में नहीं होना चाहिए। उससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन अच्छन साहब से है कि हम ये क्यों ना मान लें कि ये जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल के नाम पर जो मुहिम चलाई जा रही है, ये सिर्फ एक जुडिशियल एक्टिविज्म को रोकने का कोशिश भर है। यू आर राइट, आई एग्री विद। अच्छा सवाल है। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो बढ़ा है उसको क्रब करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। Actually, that is the feeling people are now getting it. That is not the case. It is not judicial activism. We have to take it like that. If the executive is not properly working, if the parliament is not properly working, legislature is not properly working, it is the work of the judiciary to see that it is properly working. Therefore, the judiciary, there may be, we are all human beings, we are erring in certain things. Judges mean they are not heaven-made judges. They are also human beings. They are correcting a certain system, but we have to go on with the maximum possibility of good system. That is what we are trying for that. चलिए अगला सवाल। Here we are discussing the issue of transparency and secrecy between judiciary and executive. Both are very important pillars of Constitution of India, and the matters they deal with, the matters are also as very important and sensitive. So is that possible that at times secrecy would be maintained and transparency would also be maintained at the same moment? Because the matters which are, the issues which are dealt behind the doors, they are generally very specific, and that's why these bodies were created. मेरे हिसाब से अब एक लेवल पे ये बहुत अच्छा सवाल है इनका। जहाँ तक मेरे को समझ आई है, इनका कहना ये है कि जुडिशरी में थोड़ी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती है। उसकी वजह ये है क्योंकि जो जज है जिसने दिन में 1000, 2000, 3000 केसेस का निपटारा करना है, अगर उसके खिलाफ एक सीरियस कंप्लेंट आई है या नॉन सीरियस कंप्लेंट आई है, तो अगर सारी या कई बार बदले की भावना से आई है, तो अगर आप सारी दुनिया को कंप्लेंट के बारे में बताएंगे तो उस जज से लोगों की आस्था कम हो जाएगी। देखिए, ये ठीक है, पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंप्लेंट का जब निपटारा हो गया, उनको जज साहब को आपने बाइज्जत बरी कर दिया या उन्हें आपने सूली पे टांग दिया, वो तो बताइए। कि एक जज है, उन पे सीरियस एलिगेशन लग रहा है सेक्सुअल हरासमेंट का, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे ये एलिगेशन लगा, लेकिन जनता को जब पता तक नहीं चला अखबारों कि में क्या नहीं हुआ। आया, किसी को पता नहीं है। अच्छा, अब जजेस कहते हैं कि हम देख रहे हैं, हमारा इन हाउस मैकेनिज्म है,
तो आप देख रहे हैं, जनता को तो दिखाइए आप। और यही होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पॉलिटिशियंस को टाइम मिल जाता है और मौका मिल जाता है उसमें घुसने का। एक आखिरी सवाल कौन पूछना चाहता है? सर, दो तरह के लॉ ऑफिसर्स होते हैं, एक जो कानून जानते हैं, एक जो कानून मंत्री को जानते हैं। सो द पॉइंट इज कि आज भी लोगों का जुडिशरी में फेथ है बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, fearless और रेजिस्टेंस टू इन्फ्लुएंस। बट इन केस एज यू सेड दैट उनके अगेंस्ट जाने वाला जो सिस्टम है उसको हम सिंप्लीफाई कर दें, तो कल को ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक ऑनेस्ट ऑफिसर, लॉ ऑफिसर है, ज्यूरिस्ट है, उसका मोराल, उसका कॉन्फिडेंस किसी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप के अगेंस्ट जाते वक्त उस पर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। जी, मैं चाहती हूँ आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए, दोनों का इकट्ठा जवाब। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इतने ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो जुडिशरी को आरटीआई में क्यों नहीं लेकर आते? जी, सोडी सर। लेके आते हैं आरटीआई। देखिए, ये टोटली ट्रांसपेरेंसी जैसे इन्होंने कहा था कि वो तो हो ही नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। और ये जो बार बार अंडरमाइन कर देना जुडिशरी को या उस पर फजूल के आरोप लगाते जाना, ये उसकी कैपेबिलिटी तो कम करेगी और अंडरमाइन भी करती है इंडिपेंडेंस को। लेकिन जहाँ आरोप है वो आरोप इन हाउस भी अगर आपने इंक्वायर कर लिया तो उसका रिजल्ट मेरे हिसाब से ज़रूर आना चाहिए और यू शुड बी एबल टू टेल द पीपल कि हमने देखा है, आपका आरोप ठीक लगा या नहीं लगा, और वट एवर इट इज डिसीजन तो देना ज़रूरी होता है ना, एंड देन लेट द डिसीजन बी मेड पब्लिक। जी, आप और ये जो आईटीआई की आपने आरटीआई की बात आपने की, ये बात ठीक है कि टोटल आइसोलेशन नहीं होनी चाहिए, बट दे आर सर्टन सेंसिटिव आइटम्स, जैसे आपके जी ये आपने ऑर्डर ऐसे क्यों किया या जजमेंट ऐसे क्यों की। अरे भाई, जजमेंट में तो लिखा है क्यों की, तो आप उसको चैलेंज कीजिए, एज यू कैन क्रिटिसाइज इट, पर आरटीआई की जरूरत तो नहीं है ना। But you can carry on doing various kind of things. But however, yes, परेशानी तो जस्टिस सोडी ये है ना कि जुडिशरी अभी ये भी नहीं बता रही कि आरटीआई एप्लीकेशंस टोटल कितनी आई हैं। ये छोड़िए कि जजमेंट कैसे हुई, देखो तो ये भी नहीं बता रहे। देखो, योर क्रिटिसिज्म जजमेंट पेंडिंग है, कितने पेंडिंग है, उसमें क्या परेशानी है? देखो ना, योर क्रिटिसिज्म इज अ वेरी बेसिक वन। ये मैं डिफेंड नहीं कर रहा जुडिशरी को, मैं सिर्फ कह रहा हूँ मैं भी सिटीजन हूँ इस कंट्री का, मुझे भी चाहिए जुडिशरी। मैं कह रहा हूँ जुडिशरी को देयर सर्टेन ड्रॉबैक्स हैं, ये जो ड्रॉबैक्स अब बाहर आ रही हैं, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही हैं, ये जुडिशरी खुद ही टैकल करेगी। 1 minute, I will judge. There is two things are there in judiciary. One is administrative side, another is judicial side. Whatever happening as a judge, who is hearing it, why we are believing judiciary, they are openly hearing the sides. Openly, anybody can see who is arguing, what is the legal point, what is the factual point, how they are coming up forward. Earlier they used to dictate the judgment then and there. They will not take it to the home. That is why we believe the judiciary, it is a transparent one. We cannot apply the RTA Act for that purpose. But when he goes into the chamber and when he does the administrative work, then the RTA will come into picture. Whether you have done it, why you transferred that particular judge, why you have not done it, what is the time you have taken for traveling so much of money, spend the money, who spent the money, this type of RTA matter on the administrative side, you can ask for that. As a chairman of that committee, I just challenged that at that time the CJAs said that we are away from the RTA. No. You are within the RTA, but not in the judicial work, but in the एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में अगर है तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे सुनिश्चित करें कि वो इसका जवाब दें। लेकिन आखिरी सवाल मैं बख्शी साहब आपसे करना चाहती हूँ। फाइनली बात यह है कि पूरे देश की आस्था है जुडिशरी में, आज भी अगर इंसाफ के लिए कोई रास्ता देखता है तो वो जुडिशरी के पास ही जाता है। मगर जिस तरह से समाज में जागरूकता बढ़ी है, उस जागरूकता को देखना और उस जागरूकता के हिसाब से अपने अंदर सुधार करने के लिए क्या उसे आत्म सुधार करने की जरूरत है या फिर जो पार्लियामेंट करने की कोशिश कर रही है वो किए जाने की जरूरत है, ताकि लोगों का जो भरोसा है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो सके? दोनों बहुत बढ़िया सवाल है, दोनों रास्ते पे चलना होगा। पार्लियामेंट की ये उत्तरदायित्व है कि जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट बनाए, अकाउंटेबल बनाए
और चीफ जस्टिस कमेटी ने जो स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट और जजेस नियुक्त किया है उसको लागू करें, उसको लागू करें। तो जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी जरूर एस्टैब्लिश करें। अपॉइंटमेंट का जहां तक सवाल है, इसको जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल कहने के बदले जुडिशियम कॉलेजियम बिल बनना चाहिए। क्योंकि कॉलेजियम वो जजेस केस का शब्द है और कॉलेजियम का आइडिया अपॉइंटमेंट के एसेंस वही हो, दूसरा केवल है, बिल का नाम appointment बदल अलग दिया है। जाए तो क्या मामला सुलझ सकता है? प्रशांत भूषण जी, आखिरी कमेंट। एसेंस वही है, सिर्फ नाम बदल देने से कुछ होगा? कुल मिलाकर जिम्मेदारी ये है कि जनता के अधिकारों का संरक्षक माना जाता है न्यायपालिकाओं को, तो क्या उसकी संरक्षा, उसकी न्याय की फुल प्रूफ व्यवस्था यहाँ पर हो पा रही है? और अगर कहीं कोई कमी है तो उसे दुरुस्त करने के लिए क्या सरकारों क्या दखल देना जरूरी है, या आत्म सुधार के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि न्यायपालिका में आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आम आदमी को तो न्यायपालिका में पहुंच ही नहीं सकता, केस सालों साल चलते रहते हैं, फैसले भी कई बार गलत हो जाते हैं, भ्रष्टाचार के कारण भी हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने साल से ये सबको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और ये भी दिख रहा है, लॉ कमीशंस भी कह चुके हैं और लोग भी बता चुके हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्या क्या होना चाहिए, लेकिन ना सरकार और ना ही न्यायपालिका इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कर पा रही है। अभी जो कोशिश हो रही है सरकार के द्वारा वो तो ये हो रही है कि न्यायपालिका के अपॉइंटमेंट्स जो हैं कुछ हद तक अपने हाथ में ले पाएं, क्योंकि अभी तक पूरे न्यायपालिका के हाथ में थे, लेकिन कोई ठोस कदम न्यायिक सुधार की तरफ नहीं हो रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ही सरकार से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र फुल टाइम बॉडी बनाने की ज़रूरत है, अपॉइंटमेंट्स के लिए भी और जवाबदेही के लिए भी। उस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया जा रहा। न्यायपालिका की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, उस तरफ भी कोई कदम नहीं बढ़ाया जा रहा। बार बार बजट बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि जो पेंडिंग केसेस हैं उसके जल्दी निपटारे की ज़रूरत है। ये तमाम मुद्दे हैं जो जनता के सामने हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि इसे और ज़्यादा चर्चा में लाया जाए, बहस किया जाए, और बहस के ज़रिए उम्मीद की जा सकती है कि वो जो ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है उसे भी सॉल्व किया जा सकेगा और न्यायपालिका को जनता के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार भी बनाया जा सकेगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आपका भी शुक्रिया।